खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। WHO ने भी दुनिया भर के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर व फाउंडर डॉक्टर CM भगत हैं कोरोना वायरस पर बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से ये बीमारी अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है कोरोना वायरस को, तो कितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस सीरियस प्रॉब्लम है और ये नहीं कि ये सडनली आया है। इसके बारे में जब ये सार्स का भी फ्लू का हुआ था तो 2017 में एक आर्टिकल आया था जिसमें वार्न किया गया था कि ये वायरल की बीमारियाँ आएंगी और ये ख़तरनाक होंगी। कारण क्या है? पहले तो कोरोना वायरस के बताऊँ, इसको कोरोना क्यों कहते हैं। कोरोना इसलिए कहते हैं कि इसके आसपास जो, अगर इसको देखा जाए जूम करके बड़ा साइज़ में, तो जैसे सन के आसपास एक कोरोना होता है गोल सा, इस तरह इसके भी होता है, तो इसलिए इसको कोरोना कहा गया। ये वायरस जो है आमतौर से एनिमल्स में पाए जाते हैं और जो आर्टिकल 2017 में था उसमें भी कहा गया था कि जब तक ये वाइल्ड एनिमल्स का और आदमियों का इंटरेक्शन होगा, ये वायरस आदमियों में आके परेशान करेगा। वाइल्ड एनिमल्स में इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको इतना अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तो इमीडिएटली वो उसका एक भयंकर असर आएगा। और जो आया है, पहले भी आया था सार्स फ्लू में और इसमें भी आया है। अब किस एनिमल से शुरू हुआ एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वायरस है, ये बैट में जो वायरस पाया जाता है, हॉर्सशू बैट कहते हैं उसको, उसमें पाया जाता है। तो ये जो अभी जो वायरस है ये उससे मिलता जुलता एग्जैक्टली तो वो नहीं है। अब क्योंकि चाइना और मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की एक मार्केटिंग होती है क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज़ होते हैं, और भी कई देशों में है। तो ये एक ख़तरनाक सोर्स है और ये आगे भी तंग करेगा ह्यूमन में। बल्कि मैं परसों एक मीटिंग में था इसी पे ही मौलाना आज़ाद में, तो वहाँ पे किसी ने ये कमेंट किया कि ये जो सेंचुरी है ना, ये वायरस डिजीज़ की ही सेंचुरी रहेगी। यानी अगर हम लोग अपने आप को नहीं सुधारा तो हम इसको बार बार भुगतते रहेंगे। आज ये है, कल को दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, इंटरवल्स पे आते रहेंगे। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पर भी इससे और ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है वैज्ञानिकों को, विज्ञान को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को? देखिए, ये जब तक इस तरह की वाइल्ड एनिमल्स की और ह्यूमंस की इंटरेक्शन होगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो तो गवर्नमेंट्स को और सोसाइटी को ही अपने आप को सुधारना है। हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वाइल्ड एनिमल्स का मीट नहीं खाते हैं, हमारे कल्चर में ही नहीं है, तो इसलिए हिंदुस्तान में नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब ये वायरस फैलता है तो एक से दूसरे देश, और पिछले कुछ सालों में ट्रांस कंट्री जो माइग्रेशन है एक से दूसरे कंट्री में बहुत बढ़ गया है। हज़ारों जहाज आते हैं, हज़ारों जाते हैं। पॉपुलेशन का मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं हो सकता, और हर वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब है कि शरीर में घुसना और सिम्टम्स आना। तो इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस जो है एक से दूसरे कंट्री में जा सकता है। जैसे कि ये जैपनीज शिप के केस में हुआ कि जब शिप वहाँ से चली तो इतना नहीं था, लेकिन अब देखिए 300 से ऊपर ज़्यादा केसेस उसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं, और जिसमें इंडियन भी 2 पॉजिटिव आ गए हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इसके फैलने की, तो ये फैलता कैसे है? क्या ये हवा के ज़रिए आता है या छुआछूत की कोई बीमारी है? देखिए, ना तो ये छुआछूत की, ना ये हवा में रहता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि मैंने खांसा और मेरी खांसी का जो एक डिस्टेंस है वो आमतौर से 6 फुट का होता है, कि उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो 6 फुट तक जाती हैं। ये वायरस जो है, ये जब मैं ड्रॉपलेट में, मैंने मान लीजिए वायरस फेंका, तो मेरे सामने जो टेबल रखी है उस पर ये 6 घंटे तक, 8 घंटे तक ये जिंदा रहता है वायरस। अब आप आए और आपने उस टेबल पे हाथ रखा, आपके हाथ में वायरस चला गया। उसके बाद आपने हाथ, जो हम लोगों की एक हैबिट है ह्यूमन बीइंग्स की, बाकियों की भी होती है, जानवर्स की भी होती है, सबकी होती है, कि हम अपने मुंह और नाक के पास हाथ को ले जाते हैं अक्सर। तो ये वायरस जो है वो नाक में चला जाता है, मुंह में चला जाता है, या आइस को भी अगर हम मलते हैं तो आइस के थ्रू भी वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद इसके सिम्टम्स जो हैं बढ़ जाते हैं।
बाकी कोल्ड और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें गला नहीं खराशता है, जबकि बाकी कोल्ड में आमतौर से खांसी जो है से गले की खांसी से शुरू होता है। तो ये पानी बहता है नाक से और खूब पानी बहता है, और ये पानी जब ट्रिकल करके फेफड़ों के अंदर से आ जाता है तो निमोनिया आ जाता है। तो करीब 8-9 दिनों बाद ऑन एन एवरेज ये लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद ये फैलना शुरू हो जाता है। फिर सवाल आता है कि कितने परसेंटेज केसेस में प्रॉब्लम आती है। देखिए, जिन तरह को इन्फेक्शन होता है सबको हॉस्पिटलाइजेशन में ज़रूरत नहीं होती, पर मॉनिटर और आइसोलेशन सबको करना पड़ता है। लगभग टोटल 2% पेशेंट की डेथ होती है इनमें से जिनको इन्फेक्शन होता है, और जितनों को इन्फेक्शन होता है उनमें से 15 से 20% को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। ये आंकड़े अभी बाहर के लिए हैं, हमारे देश में ना आया है तो ना ही हमें इन आंकड़ों का है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सावधानी से अभी तक इसको कंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, कुछ लोगों ने लापरवाही की थी इधर उधर निकल के केरल में, लेकिन फाइनली पूरा सिस्टम अभी कंट्रोल में है। तो हमको अपने देश में अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। सरकार ने तो तैयारियां की हुई हैं, एयरपोर्ट्स पर और हर जगह चेकिंग फुल जांच की जाती है, लेकिन देश के हॉस्पिटल्स की बात करें, जिस तरह से WHO ने कहा है कि वो बीमारी को लेकर तैयार रहें, तो क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में? देखिए, एक तो मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि ये नई नई चीज़ें होती हैं तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इस बारे में एजुकेट करना है। एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग होनी है। हॉस्पिटल्स की रेडीनेस की बात हुई है कि आइसोलेशन वार्ड्स की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को रोकने के लिए, और धीरे धीरे 6 महीने में आमतौर से ये इस तरह के वायरस जो होते हैं वो अपने आप ही ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। मौसम बदलता है, कंट्रोल होता है। अभी भी देखिए, मैं आपको प्रूव करूँगा कि ये कम होना शुरू हो गया है। लेकिन ये आइसोलेशन वार्ड छोटे छोटे नर्सिंग होम्स या 100 बेड के हॉस्पिटल्स में नहीं बन सकते, ना बनने चाहिए। इनके लिए एक इलैबोरेट सिस्टम चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन जो कमेटी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि 300 बेड से ऊपर जो हॉस्पिटल है वो सब एक आइसोलेशन वार्ड बनाए, और उसको हम एक स्पेशल वार्ड होता है, इसमें नेगेटिव प्रेशर वगैरह भी होता है, और वहाँ पे नर्सिंग का खास इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलना नहीं चाहिए। अगर आता भी है तो सोसाइटी में फैलेगा, दिक्कत करेगा। अब मैंने आपसे बात कही कि इसका असर कम होना शुरू हो गया है। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं पर डे जो इंक्रीज़ हो रहा था उसमें लगाम लग गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में डेथ ज़्यादा हुई है। लेकिन कल की ही रिपोर्ट में 363 लोगों के मारे जाने की खबर है। वही समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ चीज़ें फिगर्स जो हैं ऑन द फेस वैल्यू होती हैं, लेकिन उनको समझना पड़ता है। मैंने अभी बताया कि इन्फेक्शन बढ़ने में 9 दिन लग जाते हैं लगभग, और उनमें से इतने परसेंटेज मर जाते हैं। तो ये जो फिगर्स हैं जो अभी डेथ हुई हैं, ये अब से 10 दिन पुरानी फिगर्स हैं। उनमें से जो पेशेंट्स की डेथ हुई है वो ये फिगर्स हैं। तो ये सडनली जंप है। अभी 1-2 दिन और आएंगे और उसके बाद देखेंगे आपकी कर्व जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड हम प्रिकॉशन सारी लेते रहे। अगर हम सोसाइटी में इसको फैलने देंगे तो दिक्कत करेगा। तो ये अच्छी बात है कि कम संक्रमण जो है कम हो रहे हैं। और एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं? कब डॉक्टर से लोगों को कंसल्ट करना चाहिए अगर इस बीमारी का? देखिए, अभी तो वैसे इंसिडेंटली हमारे इस वक्त शहर में फ्लू फैला हुआ है, थोड़ा सा गले ख़राब हो रहे हैं, लोगों को खांसी हो रही है, सिम्टम्स इसके यही हैं। एक चीज़ मैंने जो डिफरेंस बताया कि इसमें गला खराशने की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो मैं रिकमेंडेशंस दूंगा, एक तो अपनी पर्सनल हाइजीन इंप्रूव करनी है, हैंड वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। किसी के कमरे में जाते हैं तो या ऑफिस में जाते हैं तो अननेसेसरी टेबल्स वगैरह पे हाथ नहीं रखिए। डोर हैंडल्स की फ्रीक्वेंट क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो तो छूना ही पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए आपको। हमने भी यहाँ पे जैसे क्या रखा है कि हर 4-5 घंटे बाद स्पिरिट से डोर हैंडल्स और दरवाज़ों के क्लीनिंग की जाए। पर्दों की वॉशिंग बढ़ा देते हैं हम लोग। टेबल टॉप्स की भी क्लीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन वो थोड़ा सा एक कई बारी इशू बन जाता है कि आप मेरे कमरे में आए तो आप नमस्ते करिए बजाय हाथ मिलाने की कोशिश करना। हाँ, मुसीबत ये होती है कि आपने हाथ मिलाने की कोशिश की और मैंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो आपको लगेगा कि असभ्यता है। लेकिन हमारी जो पुरानी सभ्यता है नमस्कार करने की, नमस्ते करने की, प्रणाम करने की, हमको उसी पे ही जोर देना है। वो एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक हेन की, मुर्गे की फ़ोटो डाली जाती है और बताया जा रहा है कि चिकन खाना लोग छोड़ दें। तो इस तरह के जो भ्रम है, इनसे आप कितना सहमत करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि कौन से जानवर से है इसका अभी पता चल नहीं पाया है।
देखिए, रोज़ की एक नई अफवाह होती है। हम जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये WHO और इंटरनेशनल लैंसेट्स जर्नल्स वगैरह, इन सब से जो हमने नॉलेज ली है, इंफॉर्मेशन ली है, मैं उसी को आगे कर रहा हूँ। बाकी सारी 2 एनिमल्स इसमें ख़ास तौर से मेंशन किए गए, और ये 2017 की रिपोर्ट भी है, ये भी मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नल में आर्टिकल आया था। लेकिन उस वक्त होता क्या है कि जब मुसीबत टल जाती तो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो गाइड कर जाते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी, और उसने बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा अभी। तो इन चीज़ों को समझना है, पैनिक नहीं करना है। 2 जानवर जो मैंने कहा इसमें अभी तक इन्वॉल्व दिखाए गए हैं वो है स्नेक और बैट। बैट वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जैसे आदमियों का रहता है, और स्नेक का टेम्परेचर जो है चेंज होता है। तो ये कोई बात जची नहीं है कि ये स्नेक, हाँ स्नेक बैट को खाता है, वो उसका एक कॉमन फूड है, ठीक है ना। तो वो एक माध्यम बन जाता है कि बैट को उसने खाया और उसके थ्रू स्नेक मार्केट से आया। बाकी नाम तो कई जानवरों के आए हैं लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। परसों की जो अफवाह थी या मेंशन था, पेंगोलिन जो स्केली एंट ईटर है उसका नाम आ रहा था कि वो भी है बीच में वर्ल्ड, उसको लोग, वो वर्ल्ड की सबसे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है मैमल्स में, और कुछ लोग उसको पेट के तौर पे रखते हैं घर में। अब उसको भी ब्लेम कर दिया, किसी ने एसी डक्ट को कहना शुरू कर दिया, तो होटल्स की बेचारे एसी डक्ट वगैरह साफ़ करने लग गए। तो अफवाहें फैलेंगी भी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक मेडिकल सोर्सेज से लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, वो इन चीज़ों को कैपिटलाइज करने की बहुत कोशिश करती है, और अफवाहें फैलाने में अगर उनका हाथ है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं कि कोई उसका फाइनेंशियल बेनिफिट उठाए। ह्यूमन सफरिंग का फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना गलत बात है। ये बहुत ही नीच हरकत होगी कि आप अफवाहें फैला के अपना माल बेचने की कोशिश करें। पिछले दिनों एक और रिपोर्ट आई थी, चाइना की सरकार ने वहाँ के कोर्ट से जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं 20,000 लोगों को मारने की अनुमति मांगी थी। क्या ये खबर आप तक पहुँची? ये मैंने सुना था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ये मेडिकल ऑथेंटिक रिपोर्ट है। डेथ मैंने बताया 2% है। अगर 20,000 लोगों को कोरोना वायरस भी है तो 2% डेथ के लिए आप क्या बाकी इतने हज़ारों लोगों को मार दोगे? इम्पॉसिबल है, गलत है, ये इनके बेसिस नहीं होते। पर ये क्योंकि एक सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ है, मीडिया को भी मज़ा आता है इसमें, और ये बातें फैलाते भी हैं, लोग भी सुनाने में। अगर मैं लोगों को कह रहा हूँ कि डेथ सिर्फ 2%, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ है कि 20,000 लोगों को मारने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोर्ट का अप्रोच किया है, तो वो लोगों को मज़ा आएगा बात सुनने में अंदर से। गलत है। मैं तो कहूँगा कि हम इस तरह की, मैं तो नहीं इनकरेज करता इन चीज़ों को। नैतिक भी नहीं है। नैतिक भी नहीं है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने कोरोना वायरस पर हमसे बात की, और इन्होंने बताया कि कैसे जो इसके संक्रमण हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ एहतियात आपको बरतनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, इस पर भी चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।